According to me, it is little bit difficult from last year. शुरुआत में कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे फ्लो बन गया वैसे होता गया। मुझे याद हो रहा, बट मैं पैनिक नहीं की बिकॉज मुझे पता है कि मुझे वो याद है। जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे कि हम यूपीएससी जो एक्सपेक्ट करते हैं उस टाइप का ही पेपर था। क्वेश्चंस काफ़ी इंटीग्रेटेड थे। मेंस में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, बहुत डाइवर्स रेंज में पढ़ लेते हो, तो ब्रेन को ये कमांड देना कि आपको एग्जैक्टली यही चीज़ ढूंढ के लाना है वो। मैं प्रिपेयर होके गई थी मेंटली कि कैसा भी क्वेश्चन पेपर आएगा, मुझे बस है ना कंपोज मेंटेन करके रखना है। एनसीईआरटी सिर्फ आपके बेसिक्स बनाने के लिए, उसके लिए जो करंट अफेयर होता है उसको आपको समझना पड़ता है, उसको यूज़ करके। There was one question about Fukushima effect for tropical cyclone. I was not aware about it. NCERT इज इनफ है। इसके अलावा एडवांस बुक की जरूरत नहीं है। नहीं है। करंट से काफ़ी लिंकेजेस क्वेश्चंस थे, जैसे आपका फूजीवारा इफेक्ट आया और 2-3 क्वेश्चंस और करंट से ही लिंक आए। करंट आता है, डाउनफॉल होता है वो, तो आपको उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए पहले से आप अगर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा। एट लास्ट फाइनल तो यही है कि आप इस एग्जाम में जब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हैं अनलेस आप काम नहीं है। को जो आता है आप वो लिखना है, ऐसा लिखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको। हिस्ट्री को प्रेजेंट से रिलेवेंस आपको शो करते हैं ताकि आप की एनालिटिकल एबिलिटीज टेस्ट कर सकें। आंसर राइटिंग की जो स्किल डेवलप करने वाली जो एक कला है, एक जो आर्ट है, वो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। आप सभी लोग घर बैठे हमारे 6th मंथ की आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो और आई गारंटी, इस वीडियो से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 6 महीने बाद आप खुद अपने आप में डिफरेंस पाओगे कि इस प्रोग्राम में आपने इस कला को कितनी हद तक सीखा है। Paper was nice, but I think it was like a little bit difficult for me. Actually, there was one question about Fukushima effect for tropical cyclone. I was not aware about it, but overall it was fine. It was fine. If we compare from last year. Last year, I think according to me, it is little bit difficult from last year. Difficulty like time issue तो वो तो रहता ही है, और बाकी मतलब questions काफ़ी integrated थे। इंटीग्रेटेड थे। हाँ। इंटीग्रेशन क्या था इसमें? मतलब काफ़ी जैसे सोशल के, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल, मतलब जैसे इंडो पैसिफिक के बारे में पूछा था, ये तो था। क्या कुछ इस बार मेंस में कुछ यूपीएससी ने एक्सपेरिमेंट किया है? नहीं, एक्सपेरिमेंट तो ऐसा सच मेरे को कुछ नहीं लगा, मतलब इट वाज ऑन द लाइन ऑफ द प्रीवियस PYQ ओनली। ये कौन सा अटेम्प्ट है मैम? ये मेरा मेंस का फर्स्ट है, वैसे ओवरऑल मेरा 3rd है। मीडियम क्या है? इंग्लिश, ऑप्शनल? मैथमेटिक्स। इसमें तैयारी कैसे की मैम? कोचिंग ली कैसे किया? कोचिंग ली थी मैंने, नेक्स्ट IAS। नेक्स्ट IAS। और इसकी प्रिपरेशन के लिए और जैसे कि जो बिगिनर्स बच्चे होते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना? मुझे तो लगता है कि जैसे आपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बस उन्हीं के रिसोर्सेज वगैरह, मतलब जैसे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, बट यू शुड स्टिक टू वन रिसोर्सेज और रिवीजन उसको मल्टीपल टाइम्स करिए। बढ़िया था, लेकिन शुरुआत में कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे फ्लो बन गया वैसे होता गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही तो एकदम से ये जैसे आपने बताया ना, रिकॉल नहीं हो रहा था, ये कब होता है और इसके लिए क्या सोल्यूशन क्या? क्योंकि अक्सर बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसका एक सिंपल सा टर्म है कॉग्निटिव ओवरलोड। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, बहुत डाइवर्स रेंज में पढ़ लेते हो, तो ब्रेन को ये कमांड देना कि आपको एग्जैक्टली यही चीज़ ढूंढ के लाना है वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर किस तरह से हम रिकॉल कर सकें ऑन द? हमें रिकॉल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें अपने ब्रेन को वैसे ही ट्रेन करना चाहिए कि वो एग्जैक्ट चीज़ को हमें रिकॉल करके ला सकें। लास्ट ईयर की बनस्पत इस बार कैसे क्वेश्चन लगे आपको GS1 में? ऑब्वियसली मतलब जो एग्ज़ाम हम देते हैं वो हमें टफ ही लगता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो पढ़ा हुआ होता है इसलिए। तो ये कौन सा अटेम्प्ट है मैम आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मेंस तक पहुंचती है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन मेंस है। अच्छा। ओवरऑल यूपीएससी मेरा 3rd है। और मीडियम और ऑप्शनल क्या है? इंग्लिश है और ऑप्शनल मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इसमें आज के GS1 में कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा कि आपने शायद नहीं पढ़ा, तैयारी नहीं थी आपको? वो इतना समय ही नहीं होता ये सोचने का कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस लिखना होता है। जो कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग? तो एक बहुत बड़ा एक कला, आपके पास नॉलेज है बट इट्स आर्ट टू राइट। हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर दिस थिंग ऑन पेपर? कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक आपको इंट्रो कैसा लिखना है, कंक्लूजन कैसा लिखना है, डायग्राम क्या क्या इंट्रोड्यूस करने हैं, क्या कीवर्ड्स, एग्जांपल्स, एक एक करके इन सारे पैरामीटर्स को ग्रोथ करते जाओ तो हो जाता है अल्टीमेट। तो इसके लिए क्या कोचिंग वगैरह है ज़रूरत? क्या करना पड़ेगा? कोचिंग वगैरह की ज़रूरत इनिशियली अगर आपको थोड़ा सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो होती है, अदरवाइज आपको सेल्फ स्टडी का रोल 90% है। आंसर राइटिंग कैसे देखते हैं? इन्फॉर्मेशन हम GS तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस है, ठीक है, एक स्किल है, इसको हम कैसे डेवलप करें? आंसर राइटिंग कैसे डेवलप करें? वही है कि मतलब आप पहले तो उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ लीजिए, उससे फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए और उसमें रिलेवेंस लाने की कोशिश की। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो आता है आप वो लिखना है, ऐसा लिखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको। करेक्ट, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जवाब मिलना चाहिए। क्वेश्चन में वो कुछ भी इंटरलिंक कर सकता है, किसी भी टॉपिक को किसी से भी। और
आंसर राइटिंग में ये भी एक फ्लो बना रहना चाहिए। इस फ्लो कैसे बना रहे, क्या करेंगे इसके लिए? कुछ नहीं, मतलब ब्रेन का ही मेडिटेटिव टेक्निक्स होती है कि आपको उसी में इंडल्ज रहना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। हिस्ट्री में जैसे आप आज GS1 में हिस्ट्री था, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन थे? कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा कि इजी था और PYQ से फ़ायदा हुआ सर? मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं जो हिस्ट्री को प्रेजेंट से रिलेवेंस आपको शो करते हैं, ताकि आप की एनालिटिकल एबिलिटीज टेस्ट कर सकें। GS1 में हिस्ट्री के लिए क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, बस लास्ट में? हिस्ट्री के लिए क्या रिसोर्सेज होने चाहिए? NCERT इज इनफ है। NCERT इनफ फॉर GS1, राइट? इसके अलावा एडवांस बुक की ज़रूरत नहीं है? नहीं है, एडवांस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको वो एनालिसिस आपको खुद से करना खुद से पड़ेगा। एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट, फर्स्ट मेंस है या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट ही आपकी? फर्स्ट अटैम्प्ट ही है। ग्रेट। तो क्या ऐसा क्या किया है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस तक पहुंच गया आप? उसके जो बेसिक्स होते हैं उन पे ही फोकस रखा है। बेसिक्स पे क्या होते हैं बेसिक्स? अगर कोई नए बच्चे सुनना चाह रहे हैं कि क्या है बेसिक्स, जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया, तो बेसिक्स क्या होते हैं? आप NCERT एक बार गो थ्रू करिए, जो भी अगर कोचिंग कोई मटेरियल प्रोवाइड कर रही है तो उसको ही बार बार रेफर कीजिए। अच्छा, मैंने NCERT 6 से 12 तक मैंने पूरी पढ़ी एज पर सिलेबस। तो क्या आपको लग रहा है GS के कितने परसेंटेज पार्ट हमारे कवर हो जाएंगे? NCERT सिर्फ आपके बेसिक्स बनाने के लिए, उसके लिए जो करंट अफेयर होता है उसको आपको समझना पड़ता है, उसको यूज़ करके उसको लिंक करना पड़ेगा करंट। एडवांस बुक्स होती हैं जैसे हिस्ट्री की होगी, पॉलिटी की होगी, वो क्या पढ़नी ज़रूरी है NCERT के बाद? एक बार सिंगल रीड इनफ होता है। आई थिंक सिंगल रीड इनफ होता है उसको। आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम। और ऑप्शनल क्या है? फिलोसफी ऑप्शनल। फिलोसफी देखो, फिलोसफी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हर एक स्टूडेंट को, चाहे आप साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स की, फिलोसफी पढ़नी चाहिए। फिलोसफी पढ़ने से आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, आपकी जो अप्रोच है, उसको बढ़ाता है। ये मैं गलत हूँ या सही बताइए? नहीं, आप बिल्कुल सही है। आपका जो सोचने का डायमेंशंस होता है वो काफ़ी ब्रॉड करता है, ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि आजकल कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको वो नहीं है कि याद क्या लिख दिया, वो चीज़ नहीं है, दिमाग लगाना है। एक्जैक्टली। और फिलोसफर जो फिलोसफी, अच्छा आप कल ऐसे दिया आपने, फिलोसफिकल ऐसे को तो अच्छे तरह से आपने हैंडल किया होगा। एक्जैक्टली, मतलब थोड़ा उस पर ओवरलैप रहता है तो काफ़ी हेल्प होता है उससे। अब ये बताइए, आपने तैयारी कैसे की, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या आपका पैरामीटर्स था प्रिपरेशन का? मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, वो तो सही तैयारी की। ऑनलाइन से किया आपने? तो मतलब ऑनलाइन भी बच्चे कर सकते हैं तैयारी? एक्जैक्टली, है ना? मतलब अराउंड 1 year इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। 1 year इनफ। स्मार्ट लोगों की ये पहचान है, कुछ बच्चे तो 5 साल 4 साल से लगे हुए हैं। अच्छा जी बताइए कि आज के पेपर के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का पेपर था, लास्ट पेपर इस पर कैसा रहा? इस बार थोड़ा जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे कि हम UPSC जो एक्सपेक्ट करते हैं उस टाइप का ही पेपर था। करंट से काफ़ी लिंकेजेस क्वेश्चंस थे, जैसे आपका फूजी वाला इफेक्ट आया और 2-3 क्वेश्चंस और करंट से ही लिंक आए थे। तो अगर आप करंट से गो थ्रू हैं और आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपने कंप्लीट कर लिया सारा क्वेश्चन? हाँ, कंप्लीट हुआ। 3 घंटे का बैटल है, इतनी बहुत सारे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, कैसे मैनेज किया टाइम मैनेजमेंट? आई थिंक ये तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको 2 महीने, तो उससे आपका हैंड सेट हो जाता है, तो आपको पता होता है कि किस क्वेश्चन पे कम टाइम देना, किस पे ज़्यादा टाइम देना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप मेंस कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए तो इनफ होता है। क्या इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए पूरे साल हमें पढ़नी है या फिर प्री के रिजल्ट बाद तैयारी? प्री के बाद इनफ होता है। बहुत बढ़िया। जैसा कि सर बता रहे थे NCERT बेसिक है, इसको बगैर पढ़े UPSC नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आपको घर बैठे हम अपने प्लेटफॉर्म से NCERT ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। हर रात 9 बजे क्लासेस चलती हैं जहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जाता है। ऐसी क्लासेस जहाँ पे 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी बहुत आसानी समझ सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारी इनिशिएटिव है। और इसमें आप यकीन मानिए बिल्कुल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, उसके बाद पूरे 6 मंथ की सपोर्ट आपको मिलेगी। सिर्फ NCERT नहीं, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की बात भी की जाएगी, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं इसकी बात होगी, और वीकली टेस्ट भी होते हैं। मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया रहा। ऐसा तो नहीं इस बार डर रही थी प्री ऐसा गया है तो मेंस में कैसा होगा? एक्चुअली प्रीलिम्स अलग होता है, उसकी प्रिपरेशन अलग होती है, उसमें ऑप्शंस होते हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग करना होता है। मेंस में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको काफ़ी सफिशिएंट नॉलेज है देन यू कैन डू इट, आई थिंक सो। बट हाँ,
एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं तो वो सबके लिए टफ होता है। तो मैं मतलब एक्चुअली मेरी स्ट्रेटजी इस बार ये थी कि मुझे काम रहना है। यूपीएससी की जर्नी में ये था कि काम अगर आप रहेंगे तो आप कोई भी पेपर को कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी यही था इस बार कि आप अगर है ना काम मेंटेन कर रहे हैं पेपर को देख के, मे बी वो चेंज हो लेकिन आप उसमें मतलब क्लियर कर सकते हैं। मैम एक वर्ड आपने यूज़ की, काम रहना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी पढ़ाई की, पूरे साल आपने मेहनत की और 3 घंटे का जो बैटल होता है वहाँ पे अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो यू आर फेल। और उसमें सिर्फ काम और कंपोज रहना ये सबसे। मैम कैसे काम रखें अपने आप को, क्या तरीका होना चाहिए आपको? एग्जैक्टली तो मतलब इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। आई थिंक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी बेनिफिट मतलब में मैटर करता है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये था, मुझे ये था कि अगर मैंने अपना मतलब इतना 1 ईयर या जो भी इतना टाइम दिया अपनी प्रिपरेशन का, तो मुझे उसको एटलीस्ट इस 3 आवर्स में ख़राब नहीं करना है, क्योंकि मेन तो रिजल्ट ही होता है। देन उसी की वजह से हमारी प्रिपरेशन जज होती है। नहीं तो अगर रिजल्ट नहीं है तो फिर हमारी प्रिपरेशन का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो काम मतलब मैं प्रिपेयर होकर गई थी मेंटली कि कैसा भी क्वेश्चन पेपर आएगा मुझे बस है ना कंपोज मेंटेन करके रखना है और जो मेरी नॉलेज है मुझे उसको अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस में। ऑब्वियसली हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी के क्वेश्चन से, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बट इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग आप अपनी नॉलेज को उसके अकॉर्डिंग बाइंड करके ना आप आई थिंक डिलीवर कर सकते हैं अच्छा आंसर। मैम आंसर राइटिंग एक कला है जैसा हमें लगता है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा और लिख दिया। अप्लाई करना है जो वर्ड आपने यूज़ किया, हम क्या किस तरह के इंग्रेडिएंट्स दें, क्या उसमें हम पैरामीटर्स मेंटेन करें ताकि आपके आंसर जो सवाल पूछे जा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जवाब दे पाएँ और अप्लाई करें अपनी इन्फॉर्मेशन को। इसके लिए तो हार्ड वर्क तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्लस स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है। दोनों का एक कॉम्बो होना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क से भी आपका कुछ नहीं हो सकता और स्मार्ट वर्क से भी नहीं हो सकता। बिकॉज हार्ड वर्क आपको चाहिए बिकॉज क्योंकि इतना वर्सेटाइल नॉलेज है, डेटाज है, लर्न करना है, तो आपको कंटिन्यूस उनको रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब आई डोंट रिमेंबर मैंने कितनी बार रिवाइज किए होंगे अपने क्वेश्चंस, अपने नोट्स बहुत बार रिवाइज किए हैं। एंड इवन ऐसे लास्ट मोमेंट पे हुआ भी था कि मुझे लग रहा था मुझे कुछ नहीं याद हो रहा, बट मैं पैनिक नहीं की बिकॉज मुझे पता है कि मुझे वो याद है एंड क्वेश्चंस देख के मुझे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट वहीं पे थोड़ा आई थिंक बच्चे कर जाते हैं पैनिक बिकॉज कि याद नहीं आ रहा है और वो मे बी पेपर में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको थोड़ा काम रहना चाहिए हर पेपर में। एंड सेम एग्जाम में यही हुआ कि मुझे जो डेटाज या मुझे जो नीडेड था मुझे बेटर याद आ गए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। हाँ, कंट्रोल, माइंड का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है इसके लिए। माइंड पे कंट्रोल और आपके इमोशंस पे कंट्रोल। ये जर्नी ऐसी है कि आपको सब कुछ मतलब एक एथिक्स का पेपर होता है जो मैं सिखाता है कि आपको माइंड पे कंट्रोल करना है, तो उसको आपको जेन्युइन में अप्लाई करना पड़ेगा। ये पेपर अप्लाइड बेसिस है। मैम इस बार जो प्री के पेपर हुए थे तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा, एक बच्चा पेपर देंगे बाहर निकला और साइड में बैठ के रो रहा था। उसने कुछ क्वेश्चंस को सर्कल किया बता। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने बोला देखिए सर ये 5 क्वेश्चन है जो मैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं बाहर आके देख रहा हूँ तो उसके आंसर में, बिकॉज वो पैनिक हो गया, उसने कंट्रोल लूज कर। सेम विद मी, मेरे साथ भी हुआ था कि प्रीलिम्स के एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते थे एंड मैं मॉर्निंग में भी पढ़ के गई थी, बट मैं वहाँ नहीं कर पाई। बट इस वजह से मैंने जो क्वेश्चन मुझे नहीं, वहाँ पे भी प्रीलिम्स भी अप्लाइड था, तो मैं भी बाहर आई थी। मुझे भी बहुत गिल्ट हुआ कि यार ये 4-5 क्वेश्चन कहीं मेरा प्रीलिम्स नहीं रोक रहे। मुझे लगा ये जब तक रिजल्ट नहीं आया मैं भी पैनिक की थी। बट मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अब जैसे मेरा स्ट्रेटेजी था कि 95 अटैम्प्ट करना है प्रीलिम्स में, मैं सोच के गई थी, मतलब मैं प्रिपेयर्ड थी उसके लिए। देन मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो इतना मतलब पर्सनल ओपिनियन है मेरा। मैंने फिर 70 और 75 अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको इंस्टेंट पेपर में ही लगाना पड़ेगा। आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा आपको, अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं, कोई भी इवन मेंस का पेपर भी देखते हैं। ये यूपीएससी है। बहुत। मैम ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा 4th है। मीडियम इंग्लिश और ऑप्शनल सोशियोलॉजी। मैम क्योंकि ये 3rd 4th अटेम्प्ट है तो हो सकता है आप में एक मैच्योर्डनेस आ गई प्रिपरेशन को लेके, और आप कंट्रोल करना, अपने आप को बांध के रखना चीज़ों को लेके, आप में ये कला दिख रही है। लेकिन नए बच्चे हैं उनके लिए क्या आपकी तरफ से क्या कहना है? नए बच्चों के लिए तो ये है कि अगर वो जितना जल्दी मतलब ये चीज़ अप्लाई कर लेंगे, बिकॉज फेलियर के साथ आपके मतलब लेट डाउन भी होते हैं आप, तो आपके साथ एक आता है, एक मोमेंट आता है, डाउनफॉल होता है वो, तो आपको उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए पहले से आप अगर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा। आपके ईयर्स भी बचेंगे और ना एट लास्ट फाइनल तो यही है कि आप इस एग्ज़ाम में जब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हैं अनलेस आप काम नहीं है, तो ये तो फैक्ट है। आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से एक स्किल है और ये डेवलप एक दिन में नहीं होती है, काफ़ी टाइम लगता है। कितने वक्त लगाने चाहिए आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए? एक्चुअली
जर्नी जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो प्रीलिम्स से ज़्यादा मेन स्पेसिफिक ही होती है, वो कभी प्रीलिम्स स्पेसिफिक होती ही नहीं है। प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली जब आप मेंस का होलिस्टिकली पढ़ते हैं तो वो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, देन आपको लास्ट के 2-3 मंथ्स पहले वो थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है। ये स्ट्रैटेजी आपको मे बी कभी कभी टाइम से आती है और कभी कभी वो इनबिल्ट होती है, आजकल तो कोचिंग्स वगैरह भी आपको बताते हैं। बट यूपीएससी के पेपर पैटर्न देख के बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो अब कोई भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, बट आपको होलिस्टिक पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेंस फोकस रहें देन आप मतलब प्रीलिम्स हो जाएं, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैपिंग भी कम कर दिया है, 2 मंथ्स का हो गया है, जो 2-3 ईयर्स होगा ही नहीं। हाँ, तो वो सफिशिएंट टाइम नहीं है। वैसे भी आप प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आप तक आते तब तक आप नहीं प्रिपरेट कर पाते क्योंकि आपको लगता है होगा नहीं होगा, वो भी अनसर्टेनिटी रहती है। तो आई थिंक आपको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। लाइक कम से कम 5-6 महीने तो मैं दिसंबर तक मेंस रेडी थी, दिसंबर तक। बट फिर भी मेरी जो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन रही है वो बहुत डिफरेंट रही है कंपैरिजन टू दिसंबर। अभी जो मेरा प्रीलिम्स के बाद मेंस का जर्नी रहा है वो बहुत अलग था कंपैरिजन दिसंबर तक। आई थिंक पूरा चेंज ही था, लेकिन नो डाउट वो जो प्रीवियस नॉलेज थी और जो कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ चुकी हूँ वो मुझे हेल्प किया। क्या ये कहते नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए कितना 5-6 महीने? 5-6 महीने नहीं, ये तो रेगुलर प्रैक्टिस Regular है। practice। अब दिसंबर तक अगर मैं मेंस लिखी हूँ बट मुझे प्रीलिम्स के बाद भी मुझे बहुत लगना पड़ा, 15 आवर्स का जर्नी, मतलब मुझे डेली बेसिस पे 14-15 आवर्स पढ़ना पड़ता है, वो फैक्ट है। गॉड ब्लेस यू मैम, मैं दुआ दे रहा हूँ दिल से इस बार सिलेक्शन आपका होगा। थैंक यू। थैंक्स अलॉट। जैसा कि मैम बता रही थी कि जो आंसर राइटिंग एक स्किल्स है, ये डेवलप करनी पड़ती है, ये ओवरनाइट नहीं है आपने समझ लिया, सीख लिया, पढ़ लिया, कल नहीं। इसलिए दोस्तों वी2 मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने आप सभी के लिए ये जो प्रोसेस है आंसर राइटिंग की, जो स्किल डेवलप करने वाली जो एक कला है, एक जो आर्ट है, वो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। आप सभी लोग घर बैठे हमारे 6th मंथ की आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो और आई गारंटी, इस वीडियो से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 6 महीने बाद आप खुद अपने आप में डिफरेंस पाओगे कि इस प्रोग्राम में आपने इस कला को कितनी हद तक सीखा है। हम यहाँ पे हम आपको आंसर राइटिंग नहीं, आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं इसकी जो स्किल है वो डेवलप करेंगे, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ये 6 मंथ का प्रोग्राम है जो ऑलरेडी एक बैच चल रही है, दूसरा बैच जो शुरू होने वाला है। सिर्फ 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करनी है 3,999 रुपीज़ दे के, 6 महीने तक हमारी गारंटी है। और आप 2-3 दिन इस क्लास को लो, अगर आपको लगा कि नहीं आपके लायक नहीं है, आप इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो आप यू विल गेट 100% रिफंड। तो ये मेरी गारंटी है। 6 महीने का यह आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है घर बैठे इंग्लिश मीडियम में। आपको आंसर राइटिंग लिखने की कला हम सिखाएंगे, गारंटीड।